हेलो एवरीवन, हाय दिस इज विजय ठक्कर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ब्रेकआउट्स करके एक ट्रेडिंग होता है। तो वो ट्रेडिंग में जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं ना कि जो भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है डेली चार्ट में, 15 मिनट चार्ट में या वीकली चार्ट में, वो ट्रेडर्स उसको डायरेक्ट कैच करने जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल होता है वो वापस से नीचे आ जाता है, तो इसे बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स जनरली समझो अगर 100 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस है, अगर वो स्टॉक ने 100 रुपीज़ को ब्रेक किया और वो 120 या 110 पे चला गया, तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते, जल्दी के मारे, मतलब ऐसे फोमो बोलते हैं ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चक्कर में वो लोग वो ट्रेड को एंटर कर लेते हैं 110 में, 120 में, और उसके बाद क्या होता है, वापस से जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो स्टॉक वापस से 100 के नीचे आ जाता है। तो इसे हम लोग जनरली बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। मुझे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग से कैसे बचे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज के वीडियो में हम लोग इसी सारी चीज़ें के लिए डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को मेरा एक जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं 5-6 सालों से टेक्निकल एनालिसिस देख रहा हूं और मैंने बहुत सारे ब्रेकआउट्स ट्रेड किए और आप लोगों को पता ही है मैं ब्रेकआउट्स ट्रेड पे ही ज़्यादा फोकस करता हूं। तो मैं आप लोगों को आज मेरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे सेटअप्स है जो आपको एंटर करने चाहिए, जो आपको फेक ब्रेकआउट है उससे बचा सकता है। मैं आप लोगों को कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताने वाला कि जो आप फॉलो करोगे तो उससे आपका फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला ही नहीं है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं आती है, पर मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आप वो देख के वो ट्रेड में एंटर होते हो तो शायद आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाओगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आप समझिए, ये वीडियो समझने के बाद आप बहुत सारे ब्रेकआउट्स में से बच जाओगे जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जाता है। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक चार्ट रखा है बिकॉज मुझे आप लोगों को पहले कुछ एक्सप्लेन करना है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने रेड कलर की 2 लाइन बनाई है, हम लोग ले लेते हैं कि ये चार्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लैक लाइन में बना रहा हूँ, आप समझो कि ये रेजिस्टेंस लाइन है। और अगर कोई भी चार्ट, मतलब कोई भी स्टॉक अगर ये ब्लैक वाले लाइन को ब्रेक करता है तो उसे हम लोग जनरली ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं, राइट। अभी तक आप लोगों को ये चीज तो बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म है। बट कभी भी एक चीज याद रखो, कोई भी स्टॉक अगर ऐसे चलने के बाद ऐसे 90 डिग्री अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो ये ब्रेकआउट शायद पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये वापस से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसे जनरली, मतलब जो ऐसे टाइप के ब्रेकआउट होते हैं ना, इसे जनरली मैं बोलता हूं कि 90 डिग्री ब्रेकआउट। अभी 90 डिग्री के ब्रेकआउट के मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आप लोगों को अगर बोलूं आप लोगों को खुद ही याद आ जाएगा। बहुत टाइम पहले एचईजी ने भी एक अच्छा खासा बहुत फास्ट ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद अगर आप देखो तो आईआरसीटीसी ने भी ऐसे 90 डिग्री वाले ब्रेकआउट दिए थे। पर बाद में क्या होता है ना, ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट देते हैं वो वापस 90 डिग्री फॉल भी हो जाते हैं। तो जनरली इसे मैं अवॉइड करता हूं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास, जो यहाँ पे ब्लैक लाइन है, वो रेजिस्टेंस के पास आने के बाद यहाँ पे वो कंसोलिडेट करे और एक कंसोलिडेट करने के बाद एक सूटेबल ब्रेकआउट दे जिसको बेसिस पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। अभी इसमें क्या हो जाएगा ना कि अगर समझो स्टॉक यहाँ पे ये लेवल पे ब्रेकआउट देता है तो आपको स्टॉप लॉस रखने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी, विच इज दिस एरिया। जो कंसोलिडेशन का जो बेस एरिया था, वो बेस एरिया के लोअर पॉइंट को आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और बाय कर सकते हो। अगर समझो ऐसे नहीं होता है और समझो स्टॉक अगर ऐसे ऐसे 90 डिग्री ब्रेकआउट दे देगा, और आप कहाँ पे बाय करोगे? क्या आप यहाँ पे बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये स्विंग लो। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर कोई स्टॉक एकदम 90 डिग्री ब्रेकआउट देता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को यही बताने का था ये एग्जांपल में, कि अगर कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आता है और वहां पे अगर ये कंसोलिडेट करता है तो ही हम लोगों को उसको फोकस करना है फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस और ब्रेकआउट पर्पस। जनरली ऐसे वाले ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते, वो एक अच्छे ब्रेकआउट होते हैं और उसमें हम लोगों को एक लोअर साइड पे एक इजीली यहाँ पे हम लोगों को ये एरिया में हम लोगों को सपोर्ट भी मिल जाता है। तो दिस इज माय इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना, तो जब भी स्टॉक ऐसे जाता है ना, तो एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बनाता है। मतलब जब भी एक अच्छा सिस्टमेटिकली ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट्स में हम लोगों को असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न देखने मिलता है। अगर आप असेंडिंग ट्राइंगल बोलो या फिर आप ऐसे बोलो कि भाई रेजिस्टेंस के पास वो कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये जो सारे ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड है वो ज्यादा हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये इनका फॉल्स ब्रेकआउट होना बहुत ही रेयर होता है। तो आप लोगों को मुझे जो समझाना था वो यही था कि कोई भी स्टॉक अगर ऐसे 90 डिग्री ब्रेकआउट देता है तो आप लोगों को वो स्टॉक में ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करना है, और अगर पार्टिसिपेट करना भी है तो जब वो वापस रेजिस्टेंस के पास आता है तब आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस के पास आकर ऐसे कंसोलिडेट करता है, वो सारे स्टॉक्स में आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है,
क्योंकि जनरली जो वो कंसोलिडेट करता है उसके यहाँ पे आप उसके बेस को एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, और वहां पे हम लोगों को पता चलता है कि सेलर धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। तो ये मेरा एक आप लोगों को एग्जांपल है। अभी मैं आप लोगों के साथ लाइव चार्ट शेयर बताता हूं कि अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ऐसी पैटर्न्स में चल रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट स्टॉक बताऊं तो ये देखो गेल इंडिया का स्टॉक है। अभी गेल इंडिया में अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकोगे तो यहाँ पे गेल इंडिया में ये एक रेजिस्टेंस है। अभी देखो स्टॉक ने पहली बार रेजिस्टेंस के पास आया, पर मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर स्टॉक सीधा सीधा ब्रेकआउट दे देगा तो वो ब्रेकआउट में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ, स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आया, वापस नीचे गया, और आप अभी देखो यहाँ पे वो बहुत टाइट कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। जिस दिन गेल इंडिया अपना 105 का जो रेजिस्टेंस एरिया है अगर वो ब्रेक करेगा तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही इजी रहेगा एक स्टॉप लॉस रखने के लिए। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ ये कंसोलिडेशन एरिया का बेस वाला। तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दूं तो मेरा सेकंड एग्जांपल ये है कि वेदांता का चार्ट। अगर आप वेदांता का चार्ट देखोगे तो वेदांता के चार्ट में भी सेम है, कोई यहाँ पे मैंने कोई दूसरा लॉजिक नहीं यूज किया है। वेदांता के चार्ट में भी सेम ही है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वेदांता ने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, नहीं ब्रेक कर सका। वेदांता ने वापस से अटेम्प्ट किया यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, नहीं कर सका। अभी रिसेंटली वेदांता फिर से अटेम्प्ट कर रहा था। पर आप चीज वापस से एक नोटिस करो, यहाँ पे वो कंसोलिडेट एरिया में घूम रहा है, मतलब स्टॉक की जो वॉलिटिलिटी है ना वो एकदम गायब हो गई है, स्टॉक एकदम शांत हो गया है। तो जनरली ऐसे शांति के बाद ही तूफान आता है। और अगर आपको मैं बताऊं जो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई स्टॉक जनरली ऐसे सारे स्टॉक में एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है। इसीलिए मैं ना कभी भी कोई भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता या किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता, बिकॉज अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो सारे इंडिकेटर्स अल्टीमेटली आपको वही आंसर देने वाले हैं। तो ये मेरा सेकंड एग्जांपल था जो आप लोगों को यहाँ पे वेदांता में देखने मिल रहा है। अभी मेरा थर्ड एग्जांपल है। आप देखो यहाँ पे सेम टाटा स्टील में भी सेम ही हो रहा है। उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे था, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाया था। अभी देखो ये वाले एग्जांपल में वो ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा था, पर वहां से उसने ब्रेकआउट यहाँ से एकदम शार्प ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, जो मैं बोलता हूँ हमेशा 90 डिग्री ब्रेकआउट। वो बाद में हुआ नहीं और वो फॉल होके वापस से नीचे आ गया। पर अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो वापस से टाटा स्टील यहाँ पे ये लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे वो ब्रेकआउट दे देता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता, पर अगर यहाँ पे वो ब्रेकआउट देगा तो मेरा स्टॉप लॉस 327 के आसपास बनेगा और मेरा ब्रेकआउट एरिया भी 338 के आसपास का है। तो ये होता है एक कंसोलिडेट वाला ब्रेकआउट पैटर्न जो बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स करने हैं तो। और एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो विप्रो का भी एग्जांपल में कोई चेंजेस नहीं है। विप्रो भी देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और जब भी वो पैटर्न क्रिएट कर रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देखो कि वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो जनरली क्या होता है ना कि ऐसे सारे स्टॉक्स में किसी का भी ध्यान नहीं होता है, बिकॉज वो बहुत सारे महीनों से या बहुत सारे दिनों से एक छोटे कंसोलिडेशन एरिया में घूम रहे होते हैं। पर जैसे वो ब्रेकआउट देते हैं मार्केट में सारे लोग उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं। तो ये वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना वो आपको कंपेयर टू अदर ब्रेकआउट ट्रेड जो मैंने आप लोगों को बताया, जो वाला ये वाला एग्जांपल मैंने बताया था, जो 90 डिग्री वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं ऐसे फास्ट ब्रेकआउट वाले, वो ब्रेकआउट से बेटर ऐसे स्टॉक्स में आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को ये तो समझा दिया कि भाई कैसे ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड आप लोगों को लेने चाहिए जिससे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में थे और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो चुके हैं। में से अपना सबसे पहला स्टॉक है, अगर आप देखो तो केईआई इंडस्ट्री। केईआई में भी वही हो रहा था। अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस के पास वो कंसोलिडेट कर रहा था। अगर यहाँ पे देखो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था और ये एरिया में पूरा वो कंसोलिडेट कर रहा था। पर केईआई ने अभी रिसेंटली, मतलब मेरे ख्याल से ऑन थर्सडे, केईआई ने ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा कैंडल के स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दिया है। अभी मेरा केईआई में यहाँ पे कितना सिंपल ट्रेड बनेगा। अगर मुझे केईआई बाय करना है तो मैं 360 370 के आसपास बाय करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 340 बनता है और मेरा टारगेट जो है वो समवेयर अराउंड 478 का बनता है। तो जो ऐसे ट्रेड्स होते हैं ना वो मेरे ब्रेकआउट्स ज्यादातर फेल नहीं होते हैं। ये ब्रेकआउट्स जनरली आप बोल सकते हो कि ये कंफर्म टाइप के ब्रेकआउट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा कंसोलिडेशन कर लिया था रेजिस्टेंस एरिया के पास। अगर मैं अभी आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊं जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था सेम सिचुएशन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये माइंड ट्री का चार्ट है। ये माइंड ट्री का जो चार्ट है ये डेली का चार्ट है। माइंड ट्री को यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद माइंड ट्री ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की थी पर ब्रेकआउट का उसका क्लोजिंग नहीं आया था। अगर आप वापस से यहाँ पे देखोगे तो माइंड ट्री इतने बड़े टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और जैसे माइंड ट्री ने ब्रेकआउट दे दिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली, रिसेंटली माइंड ट्री ने जो ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 955 के प्राइस से, जैसे माइंड ट्री ने ब्रेकआउट दे दिया है कंटिन्यूसली माइंड ट्री अभी
ऑलमोस्ट 55 रुपीज उसके प्राइस के ऊपर ही चल रहा है। तो जो ऐसे टाइप के ब्रेकआउट होते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे रहते हैं। अभी माइंड ट्री में अगर आप देखो तो मेरा टारगेट आ रहा था समवेयर अराउंड 1060, और अगर आपको माइंड ट्री में स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगा सकते हो 915 का। तो जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है ना ऐसे ब्रेकआउट वाली ट्रेड में, वो भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अभी जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एस्टेक लाइफ साइंस। अगर आपने देखा था तो मैंने ऑलरेडी ये ट्विटर में भी शेयर किया था। ये एस्टेक लाइफ साइंस का वीकली चार्ट है। अगर मैं आप लोगों को इसका डेली चार्ट बताऊं तो एस्टेक ब्रेकआउट करने के पहले आप यहाँ पे देखो, अच्छा एक कंसोलिडेशन एरिया में था, और देखो जैसे मैंने आपको बताया कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल से उसने ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद उसने अपने कभी भी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। मतलब जो उसका पहले रेजिस्टेंस लेवल था जहां पे वो एस्टेक ऊपर नहीं जा रहा था, एक बार वो ब्रेक कर दिया है तो अभी वो एस्टेक का जो लेवल है वो अभी उसका सपोर्ट बन रहा है, और रिसेंटली एस्टेक ने उसके प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो ऐसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज्यादा आपके लिए अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। आप ऐसे ब्रेकआउट्स पे फोकस करिए जो रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट कर रहे हैं वो। आई होप मैंने आप लोगों को जो भी बताया कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हो, ये मेरी एक छोटी सी ट्रिक है। जनरली जो मेरी ट्रेनिंग होती है, अगर आपको देखना है तो मेरी जो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है वो 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। मैं अपने ट्रेनिंग में मैं और चीजें डिस्कस करता हूँ कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हो। जो भी मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे डिस्कस किया है वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हो, पर ये भी अगर आप चीज करोगे तो आप बहुत सारे चीजों में बच सकते हो। बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट से आप बोल सकते हैं ना कि आप अलर्ट रख सकते हो कि भाई भले ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है पर ये आपको ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे मेरे स्टॉक आइडियाज को फॉलो करना है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। मेरा ट्विटर अकाउंट है विजय THK। और अगर आपको मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो अभी 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, अगर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे जो मैंने नंबर दिए हैं वो नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने एग्जाम्पल शेयर किए वो एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जा सकता है। देखो मैं आप लोगों को अभी और एक बार बोल देता हूं, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% गारंटेड नहीं होती है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इन फ्यूचर अभी आप कोई ट्रेड लेते हो, समझो आपके सामने ऐसे कोई 5 ट्रेड है जो ब्रेकआउट्स पे है, तो आप उस ब्रेकआउट्स वाले ट्रेड में ये वाले लॉजिक्स यूज करके देखिए जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, तो शायद आप 5 में से सिर्फ 2 ट्रेड में ही एंटर होगे, और शायद वो 2 ट्रेड आपके रियल ब्रेकआउट हो गए, और शायद 3 ट्रेड में अगर फॉल्स ब्रेकआउट का कोई भी सिनेरियो है तो आप बच जाओगे उससे। आप लोगों को मैंने बताया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।